हेलो फ्रेंड्स। मैं विवेक सर आज आपको नया टॉपिक एप्लीकेशन पे डिस्कशन करने के लिए आए हैं। और पिछले क्लास में जहाँ तक हम लोग जो टॉपिक किए हुए थे, ये हमारा जो नया टॉपिक है एप्लीकेशन, जो 12th क्लास का चैप्टर नंबर 6 है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, जिसमें ये भी कहा जाता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जिसमें हम लोगों ने देखा क्या था, हम लोगों ने देखा था कि आरएनए वर्ल्ड है ना, और खास करके प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल और आरएनए वर्ल्ड टॉपिक के बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बचता है, ठीक है, और वो है रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है। शुद्ध हिंदी में रेप्लिकेशन को कहते हैं प्रतिकृति। प्रतिकृति ये कहलाता है रेप्लिकेशन को, शुद्ध हिंदी में प्रतिकृति कहते हैं। ठीक है ना, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, प्रतिकृति नाम का ये टॉपिक हो गया हमारा, यानी सेम टू सेम कॉपी बनाना। ठीक है, तो ये असलियत में डीएनए की पढ़ाई है। होता क्या है कि देखो, कैरेक्टर है, जैसे कि ऑर्गेनिज्म जो है डीएनए बनाता है। ऑर्गेनिज्म के सेल में डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पर आगे जरा देख लीजिए कि रेप्लिकेशन में ये बातें समझनी होती है। ठीक है, होता है क्या है रेप्लिकेशन एग्जैक्ट क्या है, थोड़ा सा एक रफ आइडिया हम दे देते हैं आपको। कि जैसे कि मान कर चलिए कि अगर ये आपका डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है, ये है डीएनए, ये हमने बना दिया डीएनए। ठीक है, इस डीएनए को जरा देखो आप। इस डीएनए के स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा अलग करते हैं। ये सिंगल है, ये पेरेंट डीएनए हो गया, और इस डीएनए से फिर एक और नया डीएनए यहाँ पर तैयार हो रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पर ऐसे संरचना बन रही है, आप देख रहे हो। ठीक है, तो ये जो है नया डीएनए बन गया। ठीक है, ये पुराना डीएनए था, इससे दो नया डीएनए बन रहा है। तो ये जो है पेरेंट डीएनए आप इसको कह सकते हो, इसको आप पेरेंट डीएनए कह सकते हो। ठीक है ना, और ये जो नया डीएनए बना है ना, इसको रेप्लिकेशन रेप्लिकेट डीएनए कह सकते हो। ये हो गया रेप्लिकेटेड, चाहे रेप्लिकेट डीएनए, यानी डीएनए की प्रतिकृति हो गई दोनों एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पर एक से दो डीएनए बनने का प्रोसेस होना है। ये प्रोसेस क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ी बातें हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इसी बात की डिस्कशन हम लोगों को करनी है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर समझनी है पहले हम सबको, कि ये रेप्लिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले किसने दिया था। ठीक है ना, तो कहा गया कि 1953 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 1953 में, 1953 में, ठीक है, 1953 में ये कॉन्सेप्ट 1953 में दिया गया था। थोड़ा सा इसको ऐसे समझिएगा। 1953 में, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 19, कहते हैं कि 1953 में, ठीक है ना, 1953 में साइंटिस्ट आए और उनका नाम था वॉटसन एंड क्रिक। ठीक है, एक साहब थे वॉटसन, जो डीएनए का डबल हेलिक स्ट्रक्चर का मॉडल जो दिए थे, और दूसरे थे वॉटसन के अलावा जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था क्रिक, CRICK, है ना, वॉटसन एंड क्रिक। इन्होंने इस रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को दिया, है ना, और इनको उन्होंने मतलब क्या किया, प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट, प्रोवाइड द कॉन्सेप्ट ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझाया। ठीक है, और देखो इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को कहा कि ये जो है ना एक स्कीम है, एक प्लान है, एक योजना है। एक कैसा योजना है, तो इस योजना के अकॉर्डिंग एक बात उन्होंने कहा कि दिस इज द स्कीम, दिस इज द स्कीम ऑफ
सेमी कंजर्वेशन, स्कीम ऑफ सेमी कंजर्वेशन, सेमी कंजर्वेशन ऑफ डीएनए, है ना। मतलब डीएनए का एक स्कीम है जिसमें इसके जो आधे, नाम है सेमी कंजर्वेशन, आधे जो संरचनाएं होती हैं वो संरक्षित हो जाती है, ठीक है ना। आधी संरचनाएं इसकी संरक्षित हो जाती है, सेफ हो जाती है, सेम टू सेम कैरेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात हम लोग लेकर चल रहे हैं। और ये कहना क्या चाहते हैं, सो बात एक बार फिर से आप देख लो, ये कहना क्या चाहते हैं डीएनए के कॉन्सेप्ट में। तो इनका कहना ये है कि जैसे कि अगर हम मान कर चलते हैं, अगर हमने बना दिया ये डीएनए, हम बना रहे हैं ये, अगर हम डीएनए बना रहे हैं तो यहाँ पर आप ऐसे समझोगे, हमने इसका नेमिंग भी कर दिया, ये 3 प्राइम कर दिया, ये 5 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम हो गया, ठीक है। और जब इसका कंजर्वेशन होता है, कंजर्वेशन होने का मतलब होता है तो 2 डीएनए यहाँ पर तैयार होते हैं, यहाँ पर 2 डीएनए तैयार हो रहा है, एक डीएनए से 2 डीएनए बनता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये आप देखो, ये 2 डीएनए तैयार हो गया, ठीक है। जिसमें आप देखोगे कि इस पेरेंट डीएनए का, ये पेरेंट डीएनए है, ठीक है ना, हम पहले भी बताएं ये पेरेंट डीएनए है, ये पेरेंट डीएनए है। और ये जो दोनों डीएनए तैयार हुआ ये रेप्लिकेशन से तैयार हुआ है, तो इसको हम कह सकते हैं रेप्लिकेशन या रेप्लिकेटेड डीएनए, रेप्लिकेट डीएनए, ठीक है। रेप्लिकेट डीएनए कहला रहा है, ठीक है ना। अब एक से 2 डीएनए बन रहा है, जिसमें ये कहा जाता है कि पेरेंट डीएनए से जो रेप्लिकेट डीएनए तैयार हुआ है, इस रेप्लिकेट डीएनए में इसमें 2 स्ट्रैंड होता है, एक रेड कलर का दिखा रहे हैं दोनों में, एक नया ब्लू कलर का दिखा रहे हैं। तो रेड वाला जो है, लाल वाला जो है, इसको हम लोग टेम्पलेट कह देते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं इसको हम लोग, टेम्पलेट, टेम्पलेट स्ट्रैंड के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है। इसको क्या कह देंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट हो जाता है इसको हम कंप्लीमेंट्री कह सकते हैं, कंप्लीमेंट्री, कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहलाता है ये दोनों। तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड की अगर हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग यहाँ बात हो गई, तो एक हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड और दूसरा हो गया कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड। तो 2 स्ट्रैंड की डिस्कशन हम यहाँ पर बड़े आसानी से करते हैं। तो यहाँ कहना क्या था वाटसन और क्रिक का, कि जब डीएनए का रेप्लिकेशन होता है तो आधा जो इसका पार्ट होता है वो सेम टू सेम रह जाता है। मतलब इसी को दूसरे अर्थ में कहते हैं कि आधा जो पार्ट है यानी सेमी पार्ट जो होता है वो कंजर्व हो जाता है, सुरक्षित रह जाता है डीएनए का। और यही कॉन्सेप्ट, ये स्कीम ऑफ सेमी कंजर्वेटिव ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन कहलाया, जो वाटसन और क्रिक ने दिया था, ठीक है। लेकिन ये बात 1953 की है। इसके कुछ समय के बाद, इसके कुछ समय के बाद क्या हुआ कि 2 और साइंटिस्ट आए 1958 में, और 1958 में 2 साइंटिस्ट आए, मैथ्यू मेसेल्सन और दूसरे थे फ्रैंकलिन स्टॉल। वो कहते हैं कि नहीं भाई, हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे नहीं मानेंगे, हम एक बार खुद से इसको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे और वो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में ऐसा होता है, क्या सच में डीएनए का, क्या सच में डीएनए का आधा पार्ट कंजर्व हो जाता है, ये वो समझना चाहते थे। और इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उनके एक्सपेरिमेंट में एक बात यहाँ पर समझी जाती है, उनके एक्सपेरिमेंट में तो एक चीज यहाँ पर आप देखोगे, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। चलो यहाँ देखो आप, ठीक है, यहाँ देखने का प्रयास करो। तो यहाँ पर हम एक बात समझाना चाहेंगे आप सबको, कि यहाँ पर 1958 में, ये आप देखोगे हमने ड्रॉ कर रखा है, 1958 में 2 साइंटिस्ट आए, मैथ्यू मैसेल्सन, क्या नाम था, मैथ्यू मैसेल्सन, और दूसरे थे फ्रैंकलिन स्टॉल। तो मैथ्यू मैसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया, उस एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का नाम था ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया पर उन्होंने स्टडी शुरू की।
और ई कोलाई बैक्टीरिया जैसे ये हो गया, ये वो बैक्टीरिया हो गया, है ना, ये बैक्टीरिया हो गया ई कोलाई वाला, ठीक है, और इसमें ये डीएनए है, ठीक है ना, ये डीएनए है, और इसी डीएनए को बाहर लेकर आते हैं, ठीक है। इसके लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करोगे। इसके लिए वो क्या करते हैं कि अमोनिया क्लोराइड का एक मीडियम लेते हैं, ठीक है, अमोनिया क्लोराइड का, और इस अमोनिया क्लोराइड के मीडियम का यूज करते हैं वो इस बात की स्टडी के लिए कि डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो कैरेक्टर कंजर्व होता है कि नहीं होता है, ये बात वो देखना चाहते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने अमोनिया क्लोराइड लिया और इस अमोनिया क्लोराइड के अकॉर्डिंग वो इस बात को देखते हैं, वो देखते हैं, बताते हैं कि नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा जो मीडियम हो सकता है जिसमें डीएनए रेप्लिकेशन बड़े आसानी से करता है। तो इसमें नाइट्रोजन जो है दो तरह का यूज किया गया, एक हेवी फॉर्म यूज किया गया और एक लाइट फॉर्म यूज किया गया, जिसमें हम लोग बड़े अच्छे से जानते हैं कि N15 को हम लोग हेवी फॉर्म कहते हैं, हेवी आइसोटॉप्स के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, और N14 को हम लोग लाइट फॉर्म में लेकर चलते हैं। तो दो स्टेप लिया गया, दो माध्यम लिया गया, हेवी और लाइट मीडियम, और इस दोनों मीडियम में डीएनए का कंजर्वेशन समझाने का प्रयास किया गया। वो बताया जाता है कि बैक्टीरिया के अंदर ये जो ग्रोथ होता है 20 मिनट्स में हुआ। देन दिस नेक्स्ट जनरेशन जब आया, 3 जनरेशन स्टडी की गई, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड जनरेशन 40 मिनट्स के बाद मिलता है। तो देखते हैं क्या कि ये जो डीएनए है आपको जो दिखाई दे रहा है, ये डीएनए में यहाँ 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम से 3 प्राइम यहाँ दिखाया गया, ये हेवी कॉन्सेप्ट के साथ। यहाँ पर N15 यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है ना, तो यहाँ पर N15 आपको अवेलेबल है। N15 के प्रेजेंस में यहाँ पर एक डीएनए का दोनों दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गया है, और साथ साथ यहाँ पर अमोनिया क्लोराइड अवेलेबल है, जिसमें आप देखोगे कि येलो कलर का नया स्ट्रैंड बना है। तो पिछले टॉपिक में आपको याद होगा कि हम समझा दिए हैं कि जो पेरेंट डीएनए का जो स्ट्रैंड है उसको हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, और वही अगर नया स्ट्रैंड बन रहा है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कहते हैं। शॉर्ट में लिख भी देते हैं यहाँ पर आपके लिए, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, रेड वाला जो हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड हो गया, और यहाँ जो येलो वाला हो गया ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हो गया, ठीक है। ये दो स्ट्रैंड तैयार होता है। तो देखो आप यहाँ पर दो नया बना है और दो पुराना वाला स्ट्रैंड मिलकर ये रेप्लिकेशन तैयार हो गया है। तो इस तरह के डीएनए को हम लोग हाइब्रिड डीएनए कह रहे हैं, यहाँ पर हाइब्रिड डीएनए कह रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिनोटेशन भी आ रहा है कि मीडियम क्या लिया गया, हेवी वाला, और यहाँ पर हेवी प्लस ये दोनों बात यहाँ हो गई, हेवी और लाइट दोनों मीडियम एक साथ लिया गया है, यानी ये हाइब्रिड मीडियम हो गया, ठीक है ना, ये हाइब्रिड मीडियम हो गया। ये मीडियम ही क्या कहलाएगा, हाइब्रिड मीडियम कहलाएगा, हाइब्रिड मीडियम हो गया ये, ठीक है। और फिर इसके बाद देखो इससे, अब ये दो 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 डीएनए है तो दोनों डीएनए का 4 स्ट्रैंड है, तो चारों स्ट्रैंड ओपन हो रहा है, और 4 स्ट्रैंड ओपन होगा तो एक रेड वाला आ गया, एक येलो वाला यहाँ आ गया, फिर एक रेड वाला यहाँ आया, फिर एक येलो वाला यहाँ आ गया। कलर से दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हम। और देखो यहाँ पर भी एक लाइट स्ट्रैंड, लाइट जो नाइट्रोजन है, लाइट नाइट्रोजन आइसोटॉप है यहाँ पर जो हेल्प करेगा नया स्ट्रैंड बनाने के लिए। तो नया स्ट्रैंड जो है येलो ही बनेगा, नया स्ट्रैंड येलो ही बनेगा, ठीक है ना। तो सब में ये चीजें हैं, सब में ये चीजें हैं। अगर आप ये शायद अगर ठीक से नहीं समझ पाओ तो हम इसको रुको फिर से एक बार समझाने का कोशिश करते हैं। ये फिगर हम फिर से आपको बताते हैं, ये फिगर फिर से ड्रॉ करके हम आपको समझाते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा साइड करो, तो नीचे कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा नीचे करो अभी। और अब इसके बाद को समझो, अब ये दो डीएनए है, दोनों का 4 स्ट्रैंड आता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये स्ट्रैंड को अलग कर लेते हैं। इसका रेड वाला स्ट्रैंड यहाँ आ गया, ठीक है, इसका नीचे वाला रेड वाला स्ट्रैंड आ गया, ठीक है, और फिर येलो वाला हम यहाँ पर ले लेते हैं, येलो वाला भी स्ट्रैंड आ गया, यहाँ भी येलो वाला स्ट्रैंड आ गया, ठीक है।
तो 2 डीएनए का 4 स्ट्रैंड यहाँ पर तैयार हो गया। अब हमें अलग से येलो वाला स्ट्रैंड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम N14 लाइट नाइट्रोजन मीडियम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये तैयार यहाँ पर हो जाता है, यहाँ पर ऐसे तैयार हो जाता है, ये ऐसे तैयार हो जाता है। ठीक है, तो आप देखोगे कि 2 यहाँ पर हाइब्रिड है, ये देखो रेड एंड येलो, रेड एंड येलो, ये 2 हाइब्रिड है और 2 लाइट है, ये 2 हाइब्रिड बन रहा है, हाइब्रिड बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा जो है 2 लाइट डीएनए बन रहा है, लाइट डीएनए, है ना, लाइट भी है और हेवी भी यहाँ पे हो रहा है। तो आप यहाँ पे देखो येलो वाला जो पार्ट आता है, येलो वाला पार्ट 14 N14, रेड वाला पार्ट क्या होता है N15 वाला, है ना। लेकिन इसमें देखो येलो वाला में देखो यह भी N14 ही है और दूसरा वाला पार्ट भी N14 ही है। ठीक है, तो ऐसे डीएनए तैयार हो रहा है। तो देखो 1 से 2 डीएनए, 2 से 4 डीएनए तैयार हो रहा है। इसमें इस बात को समझाने का पूरा पूरा प्रयास किया जाता है कि डीएनए का मैटर जो है, कैरेक्टर जो है, कंजर्व हो जाना है। अब देखो कैसे, एक बार फिर से देखो, तो ये डीएनए है, इसका 2 स्ट्रैंड है, तो आधा आधा कंजर्व हो गया इसमें। अब ये 2 डीएनए है तो इसमें चारों पार्ट, तो चारों में एक एक पार्ट है, तो ये कंजर्व हो गया। सब में नया एक एक येलो तो लगा ही है, लेकिन पुराना वाला भी तो है, पुराना वाला भी तो है ये ना, है जी इसमें। तो वही बात यहाँ पर दिखाना चाह रहे थे मैथ्यू मेसेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल 1958 में, और ये बात, इस बात को क्लियर कर दिए कि हाँ भाई, कि ये डीएनए का जो कैरेक्टर होता है ये इसी स्कीम पर काम करता है, इसका नाम है सेमी कंजर्वेटिव स्कीम। ठीक है, अब एक और छोटी सी बात यहाँ पे समझनी है आपको अलग से, कि इस सेमी कंजर्वेशन के लिए कुछ एंजाइम की जरूरत होती है। ठीक है ना, अलग से एंजाइम की जरूरत होती है, उस एंजाइम का नाम क्या क्या है ना। तो एंजाइम्स फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, ये बात हम यहाँ पर थोड़ा ऐड कर देते हैं आपके लिए। ठीक है, नाम है, देखिएगा जरा, हमारा टॉपिक आता है, यहाँ पर लिख देते हैं हम एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम्स फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ऐसे कौन कौन से एंजाइम है जो रेप्लिकेशन की क्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम के रेप्लिकेशन को पूरा करने के लिए जो कैरेक्टर्स है उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पर देख लेंगे, जरा वो समझ लीजिए कि कौन कौन सा एंजाइम होता है। जैसे कि सबसे पहला एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। जैसे कि पहला जो एंजाइम्स होगा, जो पहला एंजाइम्स होगा, तो लिख देते हैं कि डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, पॉलीमेरेज एंजाइम। एक एंजाइम तो यही हो गया, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम। ठीक है, दूसरा जो है हेलिकेज है, दूसरा एंजाइम क्या है, तो हेलिकेज है। ठीक है, ये दूसरा एंजाइम हो गया हेलिकेज। और तीसरा जो एंजाइम है उसका नाम है लाइगेज एंजाइम। तो पूरा नाम लिख सकते हैं हम लोग, डीएनए लाइगेज भी लिख सकते हैं, लाइगेज एंजाइम लिख सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए हेलिकेज, डीएनए लाइगेज और डीएनए पॉलीमेरेज, मूल रूप से यही 3 डीएनए यहाँ पर होता है। ठीक है, और इस सब का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, एंजाइम का काम यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो कैटालिस्ट के रूप में होता है, मतलब इसके प्रोसेस को, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस को पूरा करने का काम होता है। ठीक है, इसका मेन काम, इसका जो होता है, इस एंजाइम का जो मूल काम होता है वो ये है पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन इसका मूल काम होता है, पॉलीमेराइजेशन, है ना। तो पॉलीमेराइजेशन करना होता है इसका। पॉलीमेराइजेशन किसका करना है, तो ऑफ डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है ना, पॉलीमेराइजेशन ऑफ डीऑक्सी
न्यूक्लियोटाइड, डिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, ये काम करता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एंजाइम्स हो गए। दूसरा जो इसका प्रोसेस आता है, हेलिकेज एंजाइम की बात करें तो हेलिकेज एंजाइम जो है रेप्लिकेशन फॉर्क तैयार करता है, इसको स्ट्रैंड को ओपन कर देता है ना। इसमें कह देते हैं अनवाइंड, अनवाइंड द अनवाइंड द बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक कर देता है, अलग अलग कर देता है। इससे डीएनए फॉर्क तैयार होता है। ठीक है ना, इसमें लिख देते हैं फॉर्म, FORM, फॉर्म डीएनए फॉर्क, डीएनए फॉर्क, ये तैयार यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ना, तो डीएनए फॉर्क की यहाँ बात हो गई। और लास्ट में है डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, इसका काम होता है कि जो फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं ना, उस फ्रैगमेंट्स को ऐड कर देना, है ना। फ्रैगमेंट मतलब ज्वाइन द फ्रैगमेंट, ज्वाइन द फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए के फ्रैगमेंट्स को जोड़ देना इसका सबसे मूल काम होता है। ठीक है, ये बात आप यहाँ पर जान लीजिए। तो ऐसे ऐसे ये एंजाइम होते हैं और इस प्रक्रिया का प्रोसेस पूरा होता है। ठीक है, अब चलिए, अब हम लोग आते हैं यहाँ पर प्रोसेस में, डीएनए के रेप्लिकेशन के प्रोसेस में क्या होता है, तो थोड़ा सा उसको देख लीजिए। ये सारे एंजाइम मदद करते हैं इस काम को लेकर। ठीक है, अब हम यहाँ आ जाते हैं प्रोसेस को बात करेंगे। प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को हम लोगों को यहाँ पर लिखना होगा। हम ऑलरेडी बताए हैं कि रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन फॉर्क का निर्माण हो जाता है। अब देखो, जैसे कि ये चीजें हैं ना यहाँ पर, ये ऐसे, और ये है रेप्लिकेशन का स्ट्रैंड, और ये ऐसे सिस्टम तैयार हो जाता है। इसी को कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है ना, इसी को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसका नेमिंग करते हैं तो हम अगर इसको 5 प्राइम कहेंगे तो यहाँ आ जाता है 3 प्राइम, और जब हम इसको 3 प्राइम कहेंगे तो यहाँ आ जाता है 5 प्राइम। ठीक है, ऐसे होता है। और इस रेप्लिकेशन फॉर्क में जो पुराना स्ट्रैंड होता है, हम ऑलरेडी आपको बता रखे हैं, जैसे इस स्ट्रैंड का नाम आ जाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, टेम्पलेट स्ट्रैंड ये कहलाता है। ठीक है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है। ठीक है ना, और इसको आगे अगर चला जाए तो यहाँ पर न्यू स्ट्रैंड तैयार यहाँ पर होता है, जो कि ऐसे यहाँ पर 3 प्राइम और यहाँ होगा 5 प्राइम, और फिर यहाँ से यहाँ के बीच में, तो यहाँ हो गया 5 प्राइम, फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ये 3 प्राइम यहाँ हो गया। ठीक है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट आता है, और तब हम इसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे कि आप देखो कि ये कंटिन्यूअस होता है, एक डिसकंटिन्यूअस होता है, तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सिंथेसिस, इसको कहते हैं कंटिन्यूअस फॉर्मेशन होता है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस। सिंथेसिस का अर्थ होता है निर्माण, मतलब यहाँ पर लगातार निर्माण होता है। ठीक है, और यहाँ पर लगातार नहीं है, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस यहाँ पर होता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस यहाँ पर होता है, डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस यहाँ पर होता है। तो डिसकंटिन्यूअस को एक और नाम देते हैं, उसको कहते हैं ओकाजाकी, है ना, एक नाम पड़ा है इसका, ओकाजाकी स्ट्रैंड भी इसको कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड को। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस को क्या कहा जाता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। इसको हम लोग एक और नाम क्या देते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। वो इसलिए देते हैं
क्योंकि ओकाजाकी नाम के साइंटिस्ट ने ही इसको बताया था, तो नाम दिया जाता है ओकाजाकी। ओकाजाकी स्ट्रेंड इसको कह दिया जाता है। ओकाजाकी स्ट्रेंड इसको कह दिया जाता है। ठीक है, ओकाजाकी स्ट्रेंड, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ओकाजाकी स्ट्रेंड इसको कहते हैं। और अभी जो लास्ट में एंजाइम के बारे में आपको पढ़ाए हैं, अभी ये लास्ट वाला लाइगेज एंजाइम जो होता है, लाइगेज एंजाइम, ये लाइगेज एंजाइम का काम यहाँ पर यही है, इस ओकाजाकी स्ट्रैंड को तोड़ना। ठीक है, अब देखो ये पुराना डीएनए है, यहाँ से दो डीएनए का बनने का शुरुआत हो गया, बाद में ये जुड़कर ये अलग स्ट्रैंड, ये अलग स्ट्रैंड तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ऊपर से ये पेरेंटल है ना, ब्लू कलर वाला, आगे जाके टेम्पलेट बनता है, और यही बाद में कॉम्प्लीमेंट्री भी कहलाता है। ठीक है ना, इसकी यहाँ पर बात होती है। तो देखो ये कहता है कि रेप्लिकेशन जो है एक एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस है, मतलब इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सॉरी, ठीक है, इसको भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी यहाँ पर हो जाती है। ठीक है ना, यहाँ पर एक बात कहना होता है कि डीएनए में जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है, वहाँ से ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर रेप्लिकेशन की शुरुआत हो गई, तो दिस प्रोसेस, दिस स्टेप, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर कह सकते हैं। ये हो गया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो यहाँ पर पॉलीमेरेज जो एंजाइम होता है, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, यही इस फॉर्मेशन को पूरा करता है। ठीक है ना, यही इस फॉर्मेशन को पूरा करता है, लेकिन सिंगल डायरेक्शन में ही ऐसा होता है, जो 5 प्राइम से 3 प्राइम में काम करता है। ठीक है ना, दिखता है कि डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, है ना, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमेरेज एंजाइम work only in one direction, that is 5 prime to 3 प्राइम। 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर इसका काम होता है, मतलब 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर ही ये वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पर ये सिचुएशन आता है। तो इसमें एक स्ट्रैंड को लीडिंग भी कह दिया गया। ठीक है, जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर होते हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम लीडिंग स्ट्रैंड कहलाते हैं, है ना, इसको हम लोग लीडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। 5 प्राइम से 3 प्राइम में लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, ये लीडिंग स्ट्रैंड हो गया। ठीक है, और इसको कंटिन्यूअस स्ट्रैंड भी कहते हैं, और दूसरी तरफ डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है, जिसमें ओकाजाकी स्ट्रैंड का निर्माण होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर पूरी होती है। तो ओवरऑल क्या है, यही हम लोगों का डीएनए रेप्लिकेशन का पूरा प्रोसेस है भाई, कि 3 एंजाइम का जो प्रोसेस आपको यहाँ पर समझाए हैं। तो एक है पॉलीमराइजेशन, मतलब डीएनए को ओपन करता है। दूसरा जो होता है वो बाइंडिंग, जो डीएनए का स्ट्रैंड है उसको अलग जो है नहीं हो, अलग जो है हमेशा रखता है, उसको कनेक्ट करके नहीं रखता है। और लास्ट वाला जो है, जो कि लाइगेज है, वो जोड़ने का काम करता है, जो अगले टॉपिक में यहाँ पे ऑलरेडी समझाया गया है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। ठीक है, और यहाँ से खुलता है, तो यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट एंजाइम काम करेगा, और फिर इसको अलग कर देगा हेलिकेज एंजाइम, और इस फ्रेगमेंट को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो वो करेगा आपको ये लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो ये एंजाइम की मदद से इसके सारे प्रोसेस पूरे होते हैं, जो आपका डीएनए रेप्लिकेशन का पॉइंट होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको 2 बार 3 बार देखना होगा, तब जाके आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो पाएगा। 2-3 टॉप बार इसको आप देखिए, वीडियो को समझने का प्रयास कीजिए, और कोई बात हो तो बताइए। ठीक है, बाकी जो भी इसका अलग से जो नोट्स होगा, वो आपको पीडीएफ बनाकर सेंड कर दिया जाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।